नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो जो हम लोग चाइल्ड पॉलिसी कर रहे थे, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि इसमें आपकी 2-3 क्लासें होंगी क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अपनी सेकेंड क्लास करेंगे जो हम लोग हॉस्टल वार्डन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, एक आपकी क्लास हो चुकी है, तो जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है वो पहली क्लास देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जाती है, रोकने के लिए सरकार ने काफ़ी स्कीम्स चलाई हैं। ठीक है, बहुत सारे एक्ट बनाए हैं क्योंकि जो बच्चे हैं, छोटे हैं, जिनके पढ़ने लिखने की उम्र है, जिनको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है, वो बाल मजदूरी ना करें, वो अपना बचपन अच्छे से जिए। तो इन्हीं सबको देखते हुए बहुत सारी चीज़ें की। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि भारत में कम से कम 10 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो बाल मजदूरी करते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए या कोई और किसी कारण से। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि जो रूरल एरिया हैं आपके, वहाँ पे पहले 2001 में कम से कम 11.3 मिलियन बाल मजदूर हुआ करते थे। ठीक, फिर ये जो है 2011 तक आके कम हो गया। फिर अर्बन में क्या था, 1.3 मिलियन पहले हुआ करते थे, लेकिन अर्बन में अब बढ़ गया है ये सारा रेशियो। ठीक है, ये पूरा डेटा दिया गया है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं बाल मजदूर, इसके बाद बिहार में, आपके राजस्थान में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये कुछ कंट्री हैं जहाँ पे जो चिल्ड्रन है, कितने 5 से 14 साल के बच्चे हैं जो बाल मजदूरी करते हुए मिलते हैं। ठीक है, तो इन सबको रोकने के लिए ही सरकार ने बहुत सारे एक्ट चलाए हैं, हम लोग कुछ पढ़ भी चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं नेशनल पॉलिसी ऑफ चाइल्ड लेबर, जो एक 1987 में आई थी। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया था, ये खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम करने वाले बच्चों के पुनर्निर्माण पर केंद्रित है। मतलब जो बच्चे खतरनाक जगहों पे काम करते थे या ऐसे कामों में लिप्त पाए गए जो उनकी कैपेसिटी से बिल्कुल बाहर थे, ठीक है, उन सबको रोकने के लिए उन बच्चों के लिए एक ऐसे केंद्र बनाए गए जहाँ पे वो रखे जाएंगे, उनकी सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो इस समस्या से निपटने के लिए नीति में उल्लिखित कार्य योजना इस प्रकार है। बाल श्रम अधिनियम और अन्य श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए विधायी कार्य योजना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों को खतरनाक रोजगार में नियोजित नहीं किया जाए। तो ये पॉलिसी बनाई गई थी 1987 में। इसमें यही सारी चीज़ें रखी गई कि ऐसे नियम बनाए जाए, ऐसे एक्ट बनाए जाए, अगर ऐसे कोई ज़बरदस्ती करवाता है या देखा गया कि कोई बच्चों से ऐसे काम करवा रहा है, तो उनके लिए सज़ा का भी प्रावधान रखा जाए, जिससे ये सब चीज़ों को रोका जाए। ठीक है, तो ये नीति गैर खतरनाक क्षेत्रों में काम करने वाले बच्चों की स्थितियों को बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विनियमित करने पर काम करती है। तो ये किस पे काम करती है, जो बच्चों का बाल श्रम है उसको रोकने पे ये काम करती है। ठीक है, इसमें अतिरिक्त व्यवसायों और प्रक्रियाओं की पहचान भी शामिल है जो बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं। क्योंकि बहुत सारे आपने देखे ऐसी ऐसी जगहें होती हैं, जैसे खुदाई वगैरह का काम है या फिर कंपनीज हैं, ठीक है, धुआं वगैरह से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें होती हैं, उनमें बच्चे अगर ऐसे काम करते हैं तो उनकी स्वास्थ्य पे भी बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। बाल श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए सामान्य विकासात्मक कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके बाद है कार्य योजना, इन बच्चों और उनके परिवारों को सरकार की विभिन्न गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन योजनाओं के तहत भी कवर करने की आवश्यकता पर जोर देती है। तो इस योजना के तहत और क्या चीज़ें करेगी कि देखा जाएगा कि कौन कौन से घर हैं जिनके बच्चे ऐसे इन सब कार्यों में लिप्त हैं, तो उनके जो परिवार के लोग हैं, क्योंकि उनको काम नहीं मिलता इसीलिए बच्चों से वो करवाते हैं। ठीक है, तो उनको भी गरीबी उन्मूलन योजना के तहत रोजगार दिया जाएगा, जिससे कि उनके बच्चे ये सब काम ना करें और वो अपना जीवन यापन आसानी से कर पाएं। परियोजना आधारित कार्य योजना में बाल श्रम की अधिकता वाले क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू करने की परिकल्पना की गई है। तो इसमें मतलब कि ऐसे उनको रोजगार दिए जाएंगे, सृजन वगैरह दिए जाएंगे, जैसे आपने मनरेगा वगैरह सुना है, तो वो सब इसी पे जोर देता है कि उन लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो उनके बच्चे हैं कि वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चाइल्ड लेबर और फोर्स लेबर का मतलब क्या होता है। तो एक बाल श्रम है, शब्द को अक्सर ऐसे काम के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है। ठीक है, बाल श्रम का मतलब क्या होता है कि बच्चों से उनका बचपना छीन लेना,
उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा उनसे काम करवाना, और मतलब जो भी उनके, क्योंकि बच्चे हैं अभी, उनका होता है पूरा खेलना कूदना हो, पढ़ाई हो, ठीक है, ये सब चीज़ें हो, लेकिन उनसे काम करवा के उनके हम लोग मेंटली भी काफ़ी वो सब चीज़ों पे जोर देते हैं, जिससे कि बच्चे मेंटली भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होते हैं इन सब चीज़ों से। और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, मतलब उससे उनके फिजिकल डेवलपमेंट पे भी फर्क पड़ता है, ठीक है, और मानसिक विकास पे भी काफ़ी हानि पहुंचती है। जबरन श्रम को सभी कार्य या सेवा को किसी दंड के खतरे के तहत किसी व्यक्ति से लिया जाता है, और जिसके लिए उक्त व्यक्ति ने स्वेच्छा से खुद को पेश नहीं किया है के रूप में परिभाषित किया जाएगा। तो यहाँ पे मेन मीनिंग बताया कि चाइल्ड लेबर क्या है, फोर्स लेबर क्या है। फोर्स लेबर मतलब कि जबरदस्ती बच्चों से काम करवा रहे हैं। चाइल्ड लेबर मतलब किसी मजबूरी में आके या अपने परिवार की स्थितियों को देख के बच्चे जो काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद जबरन श्रम में गुलामी और गुलामी के समान प्रथाएं, साथ ही बंधुआ मजदूरी या ऋण बंधन शामिल है। पहले ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी कि बंधुआ मजदूरी वगैरह करें, मतलब एक कह सकते हैं उनके ठप्पा लगा दिया जाता है कि तुमको, अगर तुम्हारे बाप दादा ने ये सब चीजें नहीं चुका पाई या कोई कर्ज वगैरह है, तो आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये गुलाम टाइप का आप समझ सकते हैं, जो आपका जबरन श्रम होता है, ठीक है। बंधुआ मजदूरी एक ऐसी प्रथा है जिसमें नियोक्ता कर्ज चुकाने के लिए कम वेतन पर काम करने वाले श्रमिकों को उच्च ब्याज ऋण देते हैं। उसमें क्या होता है कि वही अपना ब्याज या कुछ भी पैसे का लेन देन है, उसको चुकाने के लिए कहते हैं कि हमारे यहाँ कम पैसों में काम करो, ठीक। इसके बाद हम लोग मेन बात करते हैं कि चाइल्ड लेबर इंडिया में कैसा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 से 14 साल के बच्चे काम करते हैं। सोचो तो कितने छोटे बच्चे होते हैं। जो हमारा आर्टिकल है 21A, उसमें बताया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 5 से 14 साल के बच्चे हैं कि काम कर रहे हैं, तो उनकी एजुकेशन तो पूरी बेकार ही चली जाएगी। उनको कैसे एजुकेशन मिलेगी, ठीक। ये पूरा वर्ल्ड डे हमारा मनाया जाता है 12 जून को, कि जो बच्चों के खिलाफ बाल श्रम होता है उसको रोकने के लिए ये मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से एक्शन प्लान फॉर टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, बच्चों की जो चाइल्ड लेबर है उसको रोकने के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई जाती हैं या बनाई गई हैं। ये वाली जो हम लोग 1987 की पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत बाल श्रम के लिए निम्नलिखित कार्य योजनाएं हैं। एक विधायी कार्य योजना, सरकार ने कुछ रोजगारों में बच्चों की नियुक्ति पर रोक लगाने और कुछ अन्य रोजगारों में बच्चों के काम की शर्तों के विनियमित करने के लिए बाल श्रम निषेध विनियम अधिनियम 1986 लागू किया था, ठीक है। सरकार ने मतलब कुछ बच्चे हैं जो ज़्यादा छोटी एज के हैं, उनको बिल्कुल भी बाल मजदूरी नहीं करवाई जाएगी। कुछ बच्चे हैं जैसे कि बहुत वैसी जगहों पे काम नहीं कर सकते हैं जिससे उनको खतरा हो या उनकी कैपेसिटी से बाहर हो, ठीक। बाल श्रम की अधिकता वाले बच्चों में कामकाजी बच्चों के कल्याण के लिए परियोजनाएं शुरू करने के लिए परियोजना आधारित कार्य योजना। तो जो भी बच्चे काम करते हैं उनके कल्याण के लिए कैसे कैसे कौन सी योजनाएं चलाई जाएंगी, वो भी इसमें इंक्लूडेड थी, ठीक है। जहां भी संभव हो बच्चों को लाभान्वित करने के लिए सामान्य विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना, अभिसरण करना। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अवसरण पर श्रम और रोजगार मंत्रालय में एक कोर समूह का गठन किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाल श्रमिकों के परिवारों को उनकी उत्थान के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब जहाँ जहाँ से बच्चे आते हैं, कि जिस परिवार से आते हैं, तो उनके परिवार को किसी मेंबर को जो मतलब काम करने के योग्य हैं, उनको कोई ना कोई रोजगार इस पॉलिसी के तहत दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, ठीक है, 1988। ये कब आया था आपका? 1988 में। परिणाम स्वरूप 1988 में देश में उच्च बाल श्रम स्थानिकता वाले 9 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP योजना शुरू की गई थी, ठीक है। सबसे पहले ये 9 जिलों में शुरू की गई थी। इसके बाद एक और योजना है सार्क बालिका दशक 1951 से 2000 की। इसमें क्या बताया गया कि राष्ट्रीय योजना सार्क क्षेत्र के सदस्य राज्यों ने 1990 में आने, मतलब यहाँ पे एक बैठक हुई थी, बैठक की, और 1991 से 2000 को बालिका बच्चों के लिए सार्क दशक के रूप में घोषित किया था। तो इसमें क्या किया गया कि जो बच्चियां हैं छोटी छोटी जो मजदूरी करती हैं, उन पे एक सार्क एक संस्था होती है,
जिसके तहत एक मीटिंग बैठाएगी, तो उसमें बताया गया कि बच्चियों का जो बाल श्रम है, मतलब छोटी बच्चियां हैं उनसे जो बाल श्रम करवाया जाता है, उस पर पूरी तरह कहीं ना कहीं रोक लगाने की आवश्यकता है। ठीक। जवाब में भारत सरकार ने केंद्रीय विषय अस्तित्व संरक्षण और विकास के साथ एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की। इसका उद्देश्य समाज में लड़कियों की निम्न स्थिति को स्वीकार करते हुए उन्हें समान अवसर प्रदान करना है। ठीक है। तो पहले क्या होता था, आपको पता है कि पहले क्या, अभी भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे होता है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते लिखाते नहीं है, उनसे उनका होता है कि इनको अच्छे से काम सिखाओ, ये सब चीज़ें करो, उसके बाद जल्दी से इनकी शादी वगैरह का चीज़ें समाज में देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो इस योजना के तहत ये भी बताया गया कि जो बच्चियां हैं उनको भी इक्वल रोजगार के अधिकार दिए जाएंगे, जिससे कि है वो भी अपनी जीवन यापन अपने हिसाब से कर पाएँ। ठीक है। इसके बाद इसके मेन उद्देश्य क्या थे, बालिकाओं की उत्तरजीविता और सुरक्षा तथा सुरक्षित मातृत्व, बालिकाओं का समग्र विकास और कठिन परिस्थितियों में कमजोर बालिकाओं और विशेष समूहों से संबंधित सुरक्षा, मतलब किसी भी प्रकार की बालिकाएं हैं, ठीक है, उनकी कह सकते हैं जॉब को लेके या फिर उनका पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेके, या जो भी कठिन परिस्थितियों में कमजोर बालिकाओं पे अलग से ध्यान देने, मतलब उनकी हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे किसी प्रकार से उनका जैसे भी सहयोग हो वो किया जाएगा। तो ये योजना के अंतर्गत ये चीज रखी गई। ठीक है। ये योजना सबसे पहले खतरनाक व्यवसाय में प्रक्रियाओं में काम करने वाले बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान देने के साथ अनुक्रमिक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करती है। योजना के तहत खतरनाक व्यवसाय प्रक्रियाओं में लगे बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण किया गया है। इस योजना के तहत बहुत सारे बच्चों का सर्वेक्षण किया गया। ठीक है। पहचाने गए बच्चों को इन व्यवसाय प्रक्रियाओं से हटा दिया जाएगा और फिर उन्हें औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में मुख्य धारा में लाने में सक्षम बनाने के लिए विशेष स्कूलों में रखा जाएगा। सबसे पहले क्या होगा कि बहुत सारा सर्वे वगैरह इस पे किया गया। ठीक है। कि जो भी बच्चे ऐसे सामने आए जो इन सब में लिप्त थे कि मतलब अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए अलग से एक औपचारिक कह सकते हैं कि स्कूली शिक्षा का प्रावधान रखा गया कि उनको शिक्षा दी जाएगी, उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा। ठीक है। बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए ये प्रमुख केंद्रीय शिक्षा की योजना है। तो मतलब पुनर्वास का क्या मतलब है, बच्चों को इस लायक बनाया जाए कि वो अच्छा रोजगार ले सकें। ठीक है। इसके बाद इस जिला स्तर पर परियोजना समितियों को बाल श्रमिकों के पुनर्वास के विशेष स्कूल, मतलब स्पेशल स्कूल इसके लिए खोले गए, पुनर्वास केंद्र खोले गए कि पूरी तरह से वित्त पोषित किया गया। ठीक है। मतलब इनको पूरा फंड प्रोवाइड करवाया गया। विशेष विद्यालय पुनर्वास केंद्र प्रदान करते हैं। इसमें क्या क्या आपको दिया जाता है, मतलब जो भी स्कूल है इनमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। एक तो है आपका अनौपचारिक वृत्ति शिक्षा। अनौपचारिक वृत्ति शिक्षा का क्या मतलब है, जो लोग किसी वजह से ड्रॉप आउट कर गए या फिर मतलब उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, जैसे बच्चों का क्लास 1 में एडमिशन हुआ, फिर क्या हुआ कि अपनी परिवार की स्थितियों को लेकर बाल श्रम में चले गए, तो ब्रिज कोर्स या अनौपचारिक शिक्षा इसीलिए दी जाती है कि जो भी उनका उस दौरान मतलब उनकी एज के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें छूट गई हैं उसकी अलग से क्लासेस लगाए जाएंगे, उनको एक मेन धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है। कुशल व्यवसायिक प्रशिक्षण, उनको वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी जिससे कि वो अच्छा कोई रोजगार कर पाए। ठीक है। इसके बाद है दोपहर का भोजन दिया जाएगा। प्रति बच्चा प्रति माह 150 रुपए की दर से वजीफा, मतलब एक बच्चे को एक महीने में 150 रुपए का वजीफा दिया जाएगा। 20 स्कूलों के समूह के लिए नियुक्त एक डॉक्टर के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं। ठीक, डॉक्टर एक नियुक्त किया जाएगा, मतलब उनको किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो उसको भी दूर किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिर नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी 1993, एक ये पॉलिसी आई। इसमें क्या बोला गया, नीति में कहा गया कि व्यापक गरीबी जिसके परिणाम स्वरूप दीर्घकालिक और लगातार भुखमरी विकासशील दुनिया के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। तो इसमें क्या है, न्यूट्रिशन आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पोषण पे ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भुखमरी की वजह से या फिर गरीबी की वजह से मेन पैसे कमाने का मतलब ही होता है कि ऐसे परिवार होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनको सही से 2 या 3 टाइम का भोजन नहीं मिल पाता, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं कि बाल मजदूरी करवाई जाती है। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी बनाएगी 1993 को, कि इस पॉलिसी के तहत उनको जब न्यूट्रिशन या खाना वगैरह प्रोवाइड करवाया जाएगा तो वो बच्चे जो हैं बाल मजदूरी से दूर रहेंगे। ठीक है।
लगातार दोहराए जाने वाली इस त्रासदी को भौतिक अभिव्यक्ति अल्प पोषण की स्थिति है, जो गरीबों के बड़े वर्ग विशेषकर महिलाओं और बच्चों में प्रकट होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि ज़्यादातर क्या होता है कि महिलाएं भी काम करती हैं, बच्चे भी काम करते हैं, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए एक पॉलिसी बनाएगी जिससे कि उनको खाने वगैरह की कोई समस्या ना आए। ठीक, अल्प पोषण एक ऐसी स्थिति है जो भोजन या अधिक आवश्यक पोषक तत्वों के अपर्याप्त सेवन से उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक विकास और स्वास्थ्य में गिरावट आती है। क्योंकि अगर सही से पोषण नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो क्या होगा कि फिजिकल तरीके से डेवलप नहीं हो पाएंगे, और जब फिजिकली डेवलप नहीं होंगे तो बच्चों का माइंड कैसे डेवलप होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये पॉलिसी बनाई गई। ठीक है, पोषण एक बहुक्षेत्रीय मुद्दा है और इससे विभिन्न स्तरों पर निपटने की आवश्यकता है। पोषण विकास को उतना ही प्रभावित करता है जितना विकास पोषण को प्रभावित करता है, क्योंकि न्यूट्रिशन आपको पता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, आपके मेंटल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अपनी रणनीति में पोषण नीति उपकरण में कहा गया है कि पोषण की समस्या को विशेष रूप से कमजोर समूह के लिए प्रत्यक्ष पोषण हस्तक्षेप और विभिन्न विकास नीति उपकरणों के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए, जो बेहतर पोषण के लिए स्थितियां तैयार करेंगे। ठीक है, मतलब ऐसी रणनीतियां बनाई जाएं कि जहाँ पे जितनी जैसी आवश्यकता है उसको उस हिसाब से दिया जाए। ऐसा नहीं है कि मतलब सबको इक्वल देने का मतलब है किसी को ज़्यादा नीड है, किसी को कम नीड है। ठीक है, तो ये पूरी रणनीति एक तैयार की गई इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। इसके बाद कि इसमें टारगेट ग्रुप कौन कौन से रखे गए इस नीति के तहत। परियोजना समितियों को खतरनाक व्यवसाय प्रक्रियाओं में काम करने के लिए वाले बच्चों की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण करना आवश्यक है। फिर ये बच्चे परियोजना समाज के लिए लक्ष्य समूह बनाएंगे। पहचाने गए बच्चों में 5 से 8 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों को एसएसए के माध्यम से सीधे औपचारिक शैक्षिक प्रणाली में मुख्य धारा में लाना होगा। ठीक है, इसके बाद 9 से 14 साल के जो बच्चे हैं उसके आयु वर्ग के कामकाजी बच्चों को पुनर्वास प्रोजेक्ट सोसाइटी द्वारा स्थापित एनसीएलपी स्कूलों के माध्यम से किया जाएगा। मतलब 9 से 14 साल के बच्चे हैं तो उनको स्कूल वगैरह की भी प्रावधान रखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद है कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया या फिर इस पर कैसे काम किया गया। संपूर्ण परियोजना को जिलों के प्रशासनिक प्रमुख, जो जिला के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं अर्थात जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, उपाध्यक्ष, आपके आईएएस, पीसीएस, ये लोग अध्यक्षता में एक पंजीकृत सोसाइटी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना आवश्यक है। ठीक है, ये लोग इस सब चीज़ों का संचालन करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। सोसाइटी के सदस्यों को संबंधित सरकारी विभाग, पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों, ट्रेड यूनियन आदि से लिया जा सकता है। मतलब जो सोसाइटी के संपन्न लोग हैं उनको भी इसमें रखा जा सकता है। पंचायती राज के संस्थान में जो लोग हैं उनको भी रखा जा सकता है। ठीक है, सारे लोग मिलके इस पर काम करें। आप ये एनजीओ हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो भी लोग हैं सारे लोग। इसके बाद फंडिंग का पैटर्न इसमें कैसे रखा गया। परियोजनाएं केंद्रीय क्षेत्र में शुरू की गई। पूरी फंडिंग केंद्र सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय, किसके द्वारा, श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा की जाती है। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो पूरा जो फंडिंग है इसकी कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, परियोजना गतिविधियों की प्रगति के आधार पर संबंधित परियोजना समितियों को धनराशि जारी की जाती है। मतलब जितनी भी इस परियोजना से जुड़ी समिति है या फिर जो भी इसके सेंटर वगैरह हैं, ठीक है, जिला वाइज या फिर स्टेट में आपके, तो केंद्र सरकार से पूरा इसकी फंडिंग आएगी और जिस हिसाब से जहाँ पे नीड है उस प्रकार से वहाँ पे फंडिंग दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद है कि आज की सिचुएशन में इसकी स्थिति क्या है। वर्तमान में एनसीएलपी योजना के तहत 6000 विशेष विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इसके तहत कितने, 6000। आज तक योजना के तहत 10 लाख से अधिक बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में मुख्य धारा में लाया गया है। अब आप लोग समझ लो इस पर कितने बड़े लेवल पे काम हो रहा है, और ये बहुत अच्छा काम है। ऐसी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, अब 6000 है, 10 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं जो बाल मजदूरी में थे, उनको मेन धारा में लाने का काम किया गया। उनको पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 जो आपकी जनसंख्या से रिलेटेड है। नीति का उद्देश्य प्रजनन और बाल स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना। कुल प्रजनन दर, जिसको TFR को 2010 तक प्रतिस्थापित स्तर पर लाना। 2045 तक स्थायी आर्थिक विकास सामाजिक की आवश्यकताओं के अनुरूप स्तर पर स्थिर
जनसंख्या प्राप्त करना, ठीक है, मतलब 2045 तक ये लक्ष्य रखा गया कि जो भी, जैसे आपको पता है कि जनसंख्या वृद्धि भारत में अब नंबर 1 पे आ चुकी है इस टाइम पे, ठीक है, तो उसको भी रोकने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, क्योंकि कहीं ना कहीं होते कि जैसे कोई चीज़ आपके पास लिमिटेड है, ठीक है, मतलब कोई खाने पीने से चीज़ रिलेटेड हो गई, जैसे यहाँ पे आपके पोषण से संबंधित नीति बनाई गई थी, अब लोग हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर होगा कि जैसे कम लोग हैं तो उनको हम लोग अच्छे से दे पाएंगे, जितने ज़्यादा लोग होंगे फिर क्या है कि वो चीज़ें उतनी कम कम मात्रा में हो पाएंगी, ठीक है। तो इस सबको भी रोकने, कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि भी बाल मजदूरी का, गरीबी का कारण बनती है, ठीक है। विकास और पर्यावरण संरक्षण और साथ ही साथ अस्तित्व, मात्र स्वास्थ्य, गर्भ निरोधक के मुद्दों का समाधान करना, तो इन सब से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं समाज में, ठीक है, उन सब पे काम किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आखिरी बार 1983 में बनाई गई थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य देश की सामान्य आबादी के बीच अच्छे स्वास्थ्य के स्वीकार मानक हासिल करना है, ठीक है। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि को रोकने का मेन कारण ये भी है कि अच्छे स्वास्थ्य है, क्योंकि जैसे एक घर में मान लो 6 बच्चे हैं, ठीक है, अब उनकी हेल्थ पे ध्यान देना, उनकी पढ़ाई पे ध्यान देना, क्योंकि सारी चीज़ों को सारी तरीके से प्रोवाइड करवाना, बच्चों को उनकी जो भी नीड है वो प्रोवाइड करवाना। अब ज़्यादा लोग हैं तो उस हिसाब से चीज़ें हो जाती हैं, अब 2 हैं या 1 है तो आप उतनी ही चीज़ें उस पर अच्छे से हो पाएंगी, मतलब वो अच्छी तरीके से डेवलप हो पाएगा, ठीक है। दृष्टिकोण यह होगा कि कमी वाले क्षेत्रों में नए बुनियादी ढांचों की स्थापना करने और मौजूदा संस्थानों में बुनियादी ढांचे को उन्नत करके विकेंद्रीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली तक पहुंच बढ़ाई जाए। इसका उद्देश्य देश के सामाजिक और भौगोलिक विस्तार में स्वास्थ्य सेवाएं तक अधिक न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करना है, ठीक है। मतलब जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं गांव में या फिर आपके ब्लॉक लेवल पे, सारी वहां पे प्रोवाइड करवाएं, पहुंचाई जाएं, ठीक है। और नीड क्यों है इसकी, तो नीड भी हम लोग देख सकते हैं क्यों ये पॉलिसी बनाई गई। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या 2030 तक 1.5 बिलियन, देख लो कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, तक पहुंच जाएगी। 2050 में 1.64 बिलियन तक पहुंच जाएगी, ठीक है। इससे भारत चीन को पछाड़कर सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। तो ये जब पॉलिसी बनी थी तब ये आंकड़े लगाए गए थे, तो अभी तो भारत वैसे भी नंबर 1 पे आ चुका है, आप लोगों को पता है अगर आप लोग थोड़ा करंट अफेयर देखते हैं, ठीक है। वर्तमान में वैश्विक सतह क्षेत्र का केवल 2.45% और 4% जल संसाधनों के साथ भारत दुनिया की 16% आबादी की मेजबानी करता है, ठीक है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि काफ़ी बढ़ती जा रही है, इन सबको रोकने के भी काफ़ी पॉलिसी और प्रावधान बनाए गए हैं। इसके बाद वैश्विक स्तर पर जनसंख्या विस्फोट पर बहस तब छिड़ गई जब हालिया पारिस्थितिकी तंत्र के आकलन में अन्य प्रजातियों को विलुप्त होने और संसाधन संकट पैदा करने में मानव आबादी की भूमिका की ओर इशारा किया गया, ठीक है। और ये सब चीज़ें कैसे, जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही तो लोग अब मकान भी बनाएंगे, जगह लेंगे, तो जो और हमारे एनवायरनमेंट के लिए और जो जनजाति हैं, प्रजातियां हैं, ठीक है, पशु पक्षी हैं, जल से रिलेटेड जो भी जीव जंतु हैं, तो जब सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी, मतलब जनसंख्या वृद्धि है तो कहीं ना कहीं तो रहेंगे लोग, कुछ ना कुछ तो बनाएंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें, तो जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी इन सब की वजह से कम होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं लंबे समय के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है अगर ऐसी सब चीज़ें चलती रहें, ठीक। इसके बाद है कि चैलेंजेस विद द पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, शिक्षा का स्तर क्या है। महिलाओं में शिक्षा की कमी के कारण उनकी जल्दी शादी हो जाती है। कम उम्र में शादी करने से न केवल अधिक बच्चों की संभावना बढ़ जाती है बल्कि इससे महिलाओं का स्वास्थ्य भी खतरे में पड़ जाता है, ठीक है। आमतौर पर महिलाओं की शिक्षा के स्तर में वृद्धि के साथ प्रजनन क्षमता में भी गिरावट आती है। जब कम उम्र में शादी हो जाती है तो बहुत सारी बीमारियां, ठीक है, और क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे, इतने मेंटली कह सकते हैं अवेयर नहीं हो पाते हैं तब तक, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा है कि शिक्षा पे ध्यान दिया जाए जिससे सारे लोग हर चीज़ से अवेयर हो पाएँ, ठीक है। इसके बाद सामाजिक आर्थिक कारक, बड़े परिवारों की चाहत, विशेषकर लड़के को प्राथमिकता देने में भी जन्म दर में वृद्धि होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि इंडिया में ऐसा है बहुत सारी जगहों पे, ठीक है, अभी भी है,
ऐसा नहीं है कि बहुत हम लोग अब चांद पे पहुंच गए हैं तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अभी भी ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि लड़के की वजह से बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, कि एक लड़का हो जाए, इस चक्कर में इस पुत्र वरीयता के एक कारण यह है कि पैतृक संपत्ति में महिलाओं के अधिकारों का पक्ष लेने वाला विरासत कानून लागू करने से बहुत दूर है, ठीक है। इसके बाद है इनएडिक्वेट यूज ऑफ कॉन्ट्रेसेप्टिव। यूपी, बिहार जैसी उत्तरी राज्यों के ग्रामीण इलाकों में महिलाएं आज भी 4 या उससे अधिक बच्चों को जन्म दे रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्भ निरोधक प्रचलन दर 10% से कम है। कई जिलों में महिलाएं आधुनिक परिवार नियोजन विधियों का उपयोग नहीं करती हैं, पारंपरिक गर्भ निरोधक तरीकों पर निर्भर करती हैं, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी की वजह से ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं। यहाँ पे इन सब चीज़ों को बताने का यही मतलब है कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बाल मजदूरी को कैसे बढ़ाती हैं, गरीबी उन्मूलन को भी ये कैसे बढ़ा रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा लोग शिक्षित नहीं होंगे, ज़्यादा जनसंख्या है, अब ठीक है, एक घर परिवार में कमाने वाला है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, जाहिर सी बात है कि ज़्यादा पैसे की नीड है, सारी चीज़ें ही। और तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद है इमरजेंस ऑफ सन ऑफ सॉइल नैरेटिव। दक्षिण राज्य जिन्होंने जनसंख्या स्थिरीकरण हासिल कर लिया है, अब बुजुर्गों की समस्या का सामना कर रहे हैं। वे कामकाजी उम्र की आबादी से आगे निकलना शुरू कर देंगे। प्रारंभ में सोचा गया था कि मध्य उत्तरी राज्यों के युवा लोग सेवाओं में बढ़ती खाई को भर सकते हैं। हालांकि दक्षिणी राज्यों में काम करने वाले उत्तरी राज्यों के लोगों के बढ़ते प्रतिरोध के साथ ऐसी संभावनाएं तेजी से अनिश्चित हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया कि कुछ कुछ सेंट्रल मतलब साउथ के साइड में, नॉर्थ साइड में कहाँ कहाँ पे चीज़ें कैसे ज़्यादा होती हैं, तो ये भी सब चीज़ें हैं। आपने देखा है कि साउथ के लोग होते हैं कि पढ़ाई लिखाई में, जैसे केरल है आपका, हर चीज़ में काफ़ी आगे रहता है, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं कि बुजुर्ग लोग ज़्यादा हैं। तो एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं कहीं पे बच्चे ज़्यादा हैं, कहीं पे बुजुर्ग ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सारी पॉलिसी वगैरह आपकी बनाई जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा कम चीज़ें, दोनों चीज़ें हानिकारक हो सकती हैं। संविधान 84वें संशोधन अधिनियम 2002 ने लोकसभा और राज्यसभा में सीटों के राज्यवार आवंटन पर रोक को 2026 तक बढ़ा दिया है। ये उम्मीद की गई थी कि ये जनसंख्या स्थिरीकरण को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरक उपाय के रूप में काम करेगा, ठीक है। इसके बाद इसका कंक्लूजन क्या निकलता है मेन, कि दक्षिणी उत्तरी राज्यों के बीच जनसंख्या स्थिरीकरण का अंत असंगत रूप से विषम होता जा रहा है। ऐसे परिदृश्य में जनसांख्यिकी आर्थिक विकास पर ग्रहण लगा देगी और युवा आबादी से प्राप्त लाभ को नष्ट कर देगी, ठीक है। तो वही बताया कि कोई भी चीज़ अगर अति कह सकते, अति अगर है तब भी खराब है और कम है तब भी खराब है। इस प्रकार दीर्घकालिक नीति के लिए सतत आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकताओं के अनुरूप स्थिर जनसंख्या की आवश्यकता है, ठीक है। तो इन सब की आवश्यकता क्यों है, मेन हमारा यहाँ पे पॉइंट था बाल मजदूरी से लेके और किन किन कारणों की वजह से होता है, कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, इन सबको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है कि आपको समझना ज़्यादा जरूरी है। आपने देखा सारे पॉइंट ज़्यादातर समझने वाले हैं, अगर आप अच्छे से एक दो बार पढ़ लेंगे, ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी आपकी जो पॉलिसी है इसमें, तो आप लोग देख सकते हैं कब कब है, कौन सी ईयर में आई। ये चाइल्ड मतलब ये सब बच्चों से रिलेटेड ही पॉलिसी बनाई गई है, क्योंकि बच्चे अगर बचपन से ही अच्छे होंगे, फिजिकल उनका सही होगा, ठीक है, मेंटल लेवल पे सही होंगे, तो क्या होगा, चीज़ें भी आगे सही होती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये आज की आपकी चाइल्ड पॉलिसी की क्लास थी। इसके बाद एक और क्लास आपकी आई, उसके बाद आपका चाइल्ड पॉलिसी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप शेयर कर सकते हैं और लोगों के साथ जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद है कि आपकी जो PDF है क्लास की, वो आपकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग क्लासेस भी कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। आपका एग्ज़ाम होगा, कुछ कैंसिल नहीं होगा। जो भी न्यूज़ वगैरह आती हैं उन पर इतना ध्यान न देके आप अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। और लर्निंग टुगेदर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार और सहयोग इसी प्रकार से बनाए रखें, धन्यवाद।